तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल एपिसोड नंबर 157 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचन की टीम को दिखाया जाता है। वो लोग भाई डिसाइड कर लेते हैं कि चलो चलते हैं टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर चढ़ने के लिए। इसी के साथ जो वांग ज्ञान होती है वो सायर के पास आती है और कहती है, सायर हमारे पास अभी कमांडर मौजूद नहीं है, तो आप हमारी पूरी टीम को लीड करिए और इस समय के लिए कमांडर बन जाइए। तो वहाँ पर जो सायर होती है वो लॉन्ग हाउचन पर साइड पर रखते और कहते ठीक है, मैं तुम सबको लीड करने के लिए तैयार हूँ। तो सारे लोग तैयार हो जाओ, हम लोग किसी भी हाल में टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर चढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलस से मिलकर लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर रहेंगे। तो सारे लोग भी हमें सिर हिलाते हैं। तो सार बोलती है तो चलो चलते हैं। इसी के साथ जो छोटा रोबोट होता है वो टावर ऑफ इटर्निटी के 3रे फ्लोर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचन ने पहले अपनी टीम के साथ 2 फ्लोर को पास कर लिया होता है। फिर ये लोग 3रे फ्लोर में एंटर करते हैं, जहां पर इनको पता चलता है कि इन्हें 2 होली गार्ड से सामना करना है। पहला 8 होली गार्ड और दूसरा 7th होली गार्ड। और फिर हमें वहां पर 8th होली गार्ड की एंट्री को दिखाया जाता है, जो सच में काफी ज्यादा आइकॉनिक होती है। वहां पर 8th होली गार्ड की कल्टीवेशन लेवल 9 पर होती है। 8th होली गार्ड ही बोलता है, तुम चूसे मेरा सामना करोगे। वहां पर जो सार होती है वो अपने सभी टीम मेंबर से कहती है, सार लोग तैयार हो जाओ, हमले करने के लिए रेडी होना। तो सार लोग हमें सिर हिलाते हैं। सार बोलती है, लिंसुआन और हान्यू पीछे से हमें प्रोटेक्ट करेंगे और पीछे से जो भी सपोर्ट हो सकता है वो प्रोवाइड करेंगे। लिंसुआन बोलता है ठीक है और सीधा अपना फायर क्रिस्टल निकाल लेता है। तो होली गार्ड अपनी पावर्स को शो करता है, एकदम बवंडर ला देता है। वहां पर जो सीमा जियान होता है वो तुरंत अपना गदा निकाल कर सभी टीममेट्स को मोटिवेट करता है, सार लोग खत्म कर दो इस 8th होली गार्ड को। और एक साथ सभी लोग मिलकर 8th होली गार्ड पर अटैक करते हैं। लेकिन 8th होली गार्ड इतने ज्यादा भयानक उन लोग पर अटैक करता ना कि सारे लोग एक झटके में उड़कर पीछे जाते हैं और धड़ाम से गिरते हैं। बस वहां पर सायर ही थी जो 8th होली गार्ड को रिफ्लेक्सेस को एकदम भांप कर उसके अटैक को डॉज कर पाई थी। वहां पर जो सायर होती है वो फिर से 8th होली गार्ड की तरफ देखती है। 8th होली गार्ड बोलता है तो चलो थोड़ा सा मजे किया जाए। इसी के साथ वो सभी टीम मेंबर्स पर काफी ज्यादा भयानक अटैक्स करता है। जैसे वहां पर वांग तुरंत अपने ढाल ओल से रोकते है, धड़ाम धुड़म धड़ाम। वहां पर जो सायर होती है वो तुरंत अपना कटाना उटाना निकालती है और सीधे 8th होली गार्ड के साथ फाइट करने लगती है। लेकिन 8th होली गार्ड सायर को चकमा देकर सीधे सायर के पीछे आकर उसे खत्म करने वाला होता है। तो सभी टीम मेंबर्स भी बोलते हैं, सायर पीछे देखो अपने, वो होली गार्ड तुम्हारे पीछे है। लेकिन वहां पर जो वांग ज्ञान होती है वो तुरंत अपना ढाल लेकर सीधे ही उस 8th होली गार्ड के सामने आ जाती है और सायर पर जो अटैक लगने वाला था उसे रोक लेती है। वहां पर जो वांग ज्ञान होती है वो जोर से चिल्लाती है, अबे टकले सीमा सियान जल्दी से अपना गदा उठा और मार इसको। वहां पर जो सीमा सियान होता है वह कहता है ठीक है दीदी, अभी अपना गदा उठाता हूं। और सीधे जो सीमा सियान होता है वो उससे 8th होली गार्ड के पीछे से उसका सर फोड़ने वाला होता है। लेकिन वहां पर 8th होली गार्ड अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। उस शील्ड वाली टेक्निक का नाम होता है इमोर्टल डार्क रियलम। इसी के साथ सीमा सियान का वो गदा वाला अटैक सीधे उस शील्ड से टकराता है, जिसकी वजह से सीमा सियान उड़कर पीछे चला जाता है। 8th होली गार्ड बोलता है, तुम लोग कभी भी मेरे शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे, तुम हो नूब। बट वहां पर जो सायर होती है वो इसी मौके का फायदा उठाती है और आसमान से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक सीधे 8th होली गार्ड पर मारती है। इस स्ट्राइक में सायर ने अपनी बहुत ही ज्यादा भयानक पावर्स का यूज किया था, जिसकी वजह से 8th होली गार्ड का वहां पर चिथड़े उड़ जाते हैं। देख रहे हैं एकदम रेत की तरह वहां पर पिघल जाता है। वहां पर जो सायर होती है वो कहती है चलो। तभी वहां पर 8th होली गार्ड की हंसने की आवाज आती है, मानना पड़ेगा तुम लोग काफी ज्यादा दिलचस्प हो, लेकिन तुम लोग मुझे कभी भी हराकर टेस्ट पास नहीं कर सकते। इसी के साथ जो 8th होली गार्ड होता है वो एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाता है और बड़ी सी फॉर्मेशन में से काफी ज्यादा बड़ा सा ब्लैक कलर का भाला निकालता है, चलाकर मारता है। लेकिन ये लोग अपनी पावर्स का यूज करते हैं और चारों तरफ एक बड़ी सी शील्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक रुक तो जाता है। लेकिन दोबारा जब वो अटैक
अटैक लगता है ना तो भाई उनकी शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ सारे लोग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और तुरंत छटक कर दूर जाकर गिरते हैं। इसी के साथ एट होली गार्ड अपना भाला निकालकर सीधे उन पर अटैक कर उन्हें नॉकआउट करने वाला होता है। लेकिन वहां पर जो सायर होती है वो काफी ज्यादा भयानक गति से एट होली गार्ड पर अटैक करती है। एट होली गार्ड बोलता है ये बच्ची सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। इसी के साथ सायर के साथ एट होली गार्ड फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक बैटल होती है। यहाँ पर जो यांग वेंग झाओ होता है साथ ही साथ टीम के बाकी लोग भी होते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा अपने आप पर लानत महसूस होता है क्योंकि वो लोग इस बैटल में सायर की थोड़ी सी भी हाई लेवल की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पर जो सायर होती है वो अब डेथ ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस वाली टेक्निक का यूज करती है और तुरंत वहां पर 7 डेथ ऑफ आर्ट टेक्निक का यूज करती है। एक काफी ज्यादा भयानक फिगर तैयार होता है। इसी के साथ सायर बोलती है दैट 7 आर्ट टेक्निक और बड़ा सा से कुछ कटाना उटाना बनाती है और चलाकर सीधे मार देती है। और तुरंत जो लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी पावरफुल अटैक एट होली गार्ड पर करते हैं। ये अटैक देख रहे हैं कितना ज्यादा भयानक होता है। इसमें सभी ने काफी ज्यादा भयानक पावर्स का यूज किया होता है जिसकी वजह से ना एट होली गार्ड फाइनली हार जाता है। एट होली गार्ड भी अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और वह गायब होने से पहले बोलता है कि अभी तो ये बस शुरुआत ही, आगे के होली गार्ड्स और भी ज्यादा पावरफुल हैं तो तुम लोग को काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। मेरी तरफ से गुड ऑफ लक है। इसी के साथ एट होली गार्ड सायर के टावर ऑफ इटर्निटी के लॉकेट में वापस चला जाता है। तो वहाँ पर जो सीमा सियान होता है और बाकी लोग होते हैं वो भी सायर की तारीफ करते हैं कि सच में सायर तुम्हारी ये जो डेथ ऑफ आर्ट टेक्निक थी वो सच में काफी ज्यादा भयानक थी। तो वहाँ पर जो सायर होती है वह कहती है हाँ मेरी याददाश्त जैसे ही वापस आई मैंने विरासत वाली थोड़ा सा डेथ ऑफ गॉड की पावर्स और उनकी टेक्निक्स को थोड़ा सा मास्टर कर लिया था। इसी की वजह से मैं यहाँ पर इतने सारे पावरफुल अटैक्स कर पाई। तो अचानक से सायर वहाँ पर एकदम हिल जाती है। तो बाकी लोग कहते हैं सायर तुम ठीक तो हो ना। दरअसल सायर ने डेथ ऑफ आर्ट वाले जो टेक्निक है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स को खर्च कर दिया होता है। तो वहाँ पर जो सायर होती है वह कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मैं लॉन्ग हाउचन को किसी भी हालत में जिंदा कर रहूंगी। तो वहाँ पर बाकी लोग बोलते हैं अभी तक हमने केवल तीसरे फ्लोर के पहले ही होली गार्ड को हराया है, अभी भी एक होली गार्ड को हराना बाकी है। लेकिन पहली बार ही हमें लेवल 9 के होली गार्ड का सामना करना पड़ गया, आगे और भी ज्यादा मुसीबतें आनी है। तो वहाँ पर जो सायर होती है वह कहती है ऐसे हार नहीं मानूंगी, मैं लॉन्ग हाउचन को जिंदा करके रहूंगी। और वह सीधे ही पोर्टल की तरफ बढ़ने लगती है। बट वहाँ पर लिंग जुआन के पीछे से काफी ज्यादा ऊंची आवाज आती है। लिंग जुआन सायर के सामने जाता है और कहता है वाइस कमांडर मुझे एक बार मौका दीजिए। दरअसल मैं जानता हूँ आपको अपनी पावर्स को सेव करना होगा क्योंकि आगे जो होली गार्ड्स आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे और थर्ड फ्लोर का ये जो दूसरा होली गार्ड है मैं उसे संभाल सकता हूँ। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पूरी जान लगाकर इसको हरा देता हूँ तो आगे के फ्लोर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हम सभी टीम मेंबर्स आपको किसी तरह 6वें फ्लोर तक पहुंचा दे तो 6वें फ्लोर के जो होली गार्ड्स हैं अगर आप उनसे निपट ले, क्योंकि 6वें फ्लोर का होली गार्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, तो हमें किसी भी तरह अपनी वाइस कमांडर यानी सायर को 6वें फ्लोर तक पहुँचाना होगा। अगर हम उसमें काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाते हैं लेकिन अगर हम किसी तरह सायर को 6वें फ्लोर तक पहुँचा देते हैं तो सायर वहाँ पर अपनी पूरी ताकत बचाई रहेगी और बढ़िया से लड़ उड़ कर 6वें फ्लोर को हरा कर होली गार्ड को और सीधे 7वें फ्लोर पर एंटर कर जाएगी। मेरे इस प्लान के सपोर्ट के लिए तैयार है। तो पीछे के सारे लोग भी हमें सिर हिलाते हैं। तो वहां पर जो लिंग जुआन होता है वो कहता है ठीक है। तो तीसरे फ्लोर के दूसरे होली गार्ड है जिसकी रैंक 7th होली गार्ड है उसे मैं अकेले हराऊंगा। तभी वहां पर जो डुआलिंग होता है वह कहता है लिंग जुआन मैं एक गार्डियन नाइट हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक फायर मैजिशियन है साथ ही साथ एक गार्डियन नाइट मिलकर पक्का ही इस तीसरे फ्लोर का ये जो 7वां होली गार्ड है उसे हरा देंगे। तो मैं और तुम्हारा कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया होगा। तो लिंग जुआन भी हाँ बोल देता है। इसी के साथ लिंग जुआन और डुआलिंग सीधे तीसरे फ्लोर का ये जो दूसरा होली गार्ड जिसकी रैंक 7th है उसको हराने के लिए पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे वो लोग एंटर करते हैं काफी ज्यादा वहां पर एक आइकॉनिक एंट्री होती है 7वें होली गार्ड की, जो एक काफी ज्यादा खतरनाक लाइट की पावर रखने वाला कल्टीवेटर होता है। वहां पर जो 7वां होली गार्ड होता है वह उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है भाई तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो अभी केवल लेवल 7 पर है, लेकिन
चलो तुम टेस्ट पास करने के लिए आए हो तो गॉड इलेक्ट्रोलस तुम्हें ताकत दे, तुम्हें पावर प्रोवाइड करे ताकि तुम मेरा सामना कर पाओ। इसी के साथ हमारे जो दोनों बंदे होते हैं वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो 7th होली गार्ड होता है वो अपनी पावर्स का यूज करता है और सीधे एक काफी ज्यादा पावरफुल बीम डुआलिंग की तरफ शूट करता है। तो वहाँ पर जो डुआलिंग होता है वो तुरंत अपने सामने अपनी शील्ड लाता है, लेकिन भाई ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है शील्ड की धज्जियां उड़ जाती हैं, देख रहे एकदम पूरा चिथड़ा एकदम छेद हो जाता है। ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो होली गार्ड होता है वो कई सारे बीम्स को शूट करता है, जहाँ पर जो डुआलिंग होता है वो उस सभी बीम को डॉज करते हुए सीधे होली गार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन होली गार्ड काफी ज्यादा भयानक होता है। फिर हमें इनकी प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। छोटे रोबोट ने 7वें होली गार्ड के बारे में बताया था कि 7वां होली गार्ड की सबसे ज्यादा भयानक पावर उसकी स्पीड है। भाई वो इतना ज्यादा भयानक होता है ना कि अगर उसके स्पीड को तुम किसी तरह से रोक लो तो तुम उसे हरा सकते हो। 7वां होली गार्ड बोलता है तुम लोग तो काफी ज्यादा नुबड़े हो। इसी के साथ वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक डुआलिंग पर और लिंगशुआन पर करता है, जिसकी वजह से जो लिंगशुआन और डुआलिंग होते हैं वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। 7th होली गार्ड की अटैक की वजह से दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं, लेकिन दोनों ही फिर से हिम्मत करते हुए खड़े हो जाते हैं। वहां पर जो 7th होली गार्ड होता है वह कहता है चुपचाप हार मान लो क्योंकि तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। वहां पर जो लिंगशुआन होता है वो तुरंत अपने पास से कई सारी पिल्स निकालता है और एक साथ सारी पिल्स को खा लेता है। वहां पर जो डुआलिंग होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, भाई ये तू क्या कर रहा है, इससे तेरी बॉडी भी ब्लास्ट हो सकती है। मैं वहां पर लिंगशुआन की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज को रिलीज करते हुए दिखाया जाता है। लिंगशुआन बोलता है कैप्टन को बचाने का अब केवल यही तरीका है, हमें इसे हराना ही होगा। और इसी के साथ लिंगशुआन अपने पास एक फॉरबिडन स्पेल निकालता है। ये जो फॉरबिडन स्पेल होता है वो एक लेवल 9 की टेक्निक होती है और बहुत ही ज्यादा भयानक फॉरबिडन स्पेल होता है, जिसे देखकर ये जो होली गार्ड होता है वह कहता है ओहो तू लेवल 7 का कल्टीवेटर होकर तू लेवल 9 के फॉरबिडन आर्ट का यूज करने की हिम्मत कर रहा है, भाई तू पागल तो नहीं हो चुका है। ऐसा करने से इस प्रोसेस में काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से तेरी बॉडी ब्लास्ट भी हो सकती है। तो वहां पर लिंगशुआन बोलता है तुम्हें इस बात से कोई भी मैटर नहीं करता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एम तुम्हें बस हराना है। इसी के साथ होली गार्ड बोलता है तो चलो मैं भी तुम्हें देखता हूँ कि किस तरह से तुम इस फॉरबिडन आर्ट का यूज कर पाते हो। वहां पर जो होली गार्ड होता है वो बहुत सारी बीम लिंगशुआन पर शूट करता है, लेकिन वहां पर जो डुआलिंग होता है वो सीधे ही अपना शील्ड लेकर आगे बढ़ने लगता है और वह लिंगशुआन से जोर से चिल्लाकर बोलता है लिंगशुआन तुम अपनी टेक्निक को परफॉर्म करो, मैं इस होली गार्ड के अटैक को रोकता हूँ। वहां पर जो लिंगशुआन होता है वह कहता है ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी इस टेक्निक को परफॉर्म करना होगा। लिंगशुआन इस फॉरबिडन आर्ट का यूज करना शुरू करता है। वहां पर जो गाइस डुआलिंग होता है वो होली गार्ड्स के अटैक को नहीं रोक पाता और सीधे जाकर पीछे की दीवार से टकराता है। सॉरी गाइस खम्मा था, देख रहे पूरा एकदम धड़ धड़ाकर टूट फूट जाते ही खम्मा ही। होली गार्ड यहीं पर नहीं रुकता और बहुत सारे अटैक्स सीधे लिंगशुआन पर कर देता है ताकि वो उसे फॉरबिडन आर्ट का यूज करने से रोक सके। वो सारे अटैक्स लिंगशुआन को लगने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर जो डुआलिंग होता है वो फिर से अपना शील्ड लेकर सीधे लिंगशुआन के सामने आ जाता है और वो बोलता है लिंगशुआन तुम इस फॉरबिडन स्पेल को कंप्लीट करो। लिंगशुआन बोलता है ठीक है। लिंगशुआन भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है। यहाँ पर जो डुआलिंग होता है वो अब ज्यादा समय तक होली गार्ड के अटैक को नहीं रोक पा रहा होता है। इधर जो लिंगशुआन होता है उसे लॉन्ग हाउचेन के साथ बिताए गए सारे अच्छे पल याद आ रहे होते हैं कि वह कैसे लॉन्ग हाउचेन से मिला था, लॉन्ग हाउचेन ने कैसे उसकी हेल्प की थी। यहाँ पर जो होली गार्ड होता है वह कहता है बहुत हो चुका और होली गार्ड इस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। देख रहे हैं इस अटैक को डुआलिंग भी नहीं रोक पाता है और जो डुआलिंग होता है वो काफी ज्यादा सीधे धड़ाम से नीचे गिर रहा होता है। यहाँ पर जो लिंगशुआन होता है वह कहता है मुझे यहाँ पर सोल का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि मैं इस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकूं, सॉरी गैस फॉरबिडन स्पेल को। और इसी के साथ लिंगशुआन अपने सोल का छोटा सा हिस्सा का सैक्रिफाइस देता है और इस फॉरबिडन आर्ट का यूज कर देता है। और जैसे ही फॉरबिडन आर्ट कंप्लीट होती है यहाँ पर आसमान में काफी ज्यादा बड़ी फोनिक्स को दिखाया जाता है। होली गार्ड भी इस फॉरबिडन आर्ट को एक लेवल 7 के कल्टीवेटर द्वारा एक्टिवेट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फॉरबिडन आर्ट
काफी ज्यादा भयानक होती है। अगर लेवल 9 की फॉरबिडन आर्ट है तो लेवल 9 के एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर उसे एक्टिवेट कर पाता है। लेकिन यहाँ पर लिंग शुआन ने कर दिया। लिंग शुआन उतनी बड़ी फोनिक्स से सीधे होली गार्ड पर अटैक करता है। होली गार्ड भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन गाइस हमें वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका दिखाया जाता है। इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो होली गार्ड होता है जो 7वें नंबर का होता है वो भी खत्म हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकता हूँ। इसी के साथ वहां पर आवाज घुस जाती है कि 3rd फ्लोर को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप लोग 4थे फ्लोर पर जा सकते हैं। यहाँ पर जो गाइस लिंग शुआन होता है उसने काफी ज्यादा पावर्स यूज कर दिया होता है इस फॉरबिडन आर्ट को यूज करने में। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा एंजॉयड और सीधे बेहोश होने वाला होता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि लॉन्ग हाउचन ने उसे पकड़ा हुआ है। गाइस ये एक इल्यूजन ही होता है जहां पर लिंग शुआन लॉन्ग हाउचन से बोलता है कैप्टन मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बाकी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी आते हैं और तुरंत लिंग शुआन को देखते होते हैं। लिंग शुआन ने काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर दिया होता है। तो यहाँ पर जो रोबोट होता है वो बढ़िया से लिंग शुआन का पहले इलाज करता है और बताता है लिंग शुआन अब फाइट करने की हालत में नहीं है क्योंकि उसने काफी ज्यादा अपनी पावर्स का यूज कर दिया। वो जल्दी अब ठीक हो जाएगा लेकिन वो अब फाइट नहीं कर पाएगा। तो बाकी टीम डिसाइड करते हैं चलो अब हम लोग 4th फ्लोर पर बढ़ते हैं। वो लोग 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो लोग फायर एंड आइस को देखते हैं। तो वो लोग आइडिया लगा लेते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट 2 होली गार्ड होने वाले हैं उनके पास फायर आइस की पावर होगी और वो होंगे 6th होली गार्ड एंड 5th होली गार्ड। इसी के साथ वहां पर जो सैर होती है वो सभी से बोलती है यहाँ पर लिंग शुआन की पहले ही हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि हमारे टीम मेंबर्स का ऐसी हालत बेकार हो। मैं भी इस फ्लोर की फाइट में पार्टिसिपेट करूंगी। तो वहां पर जो इंगर होती है वह कहती है नहीं शायर आप इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, हम लोग इस फाइट को संभाल लेंगे। आपका मेन एम होगा कि आप अपनी ताकत को बचा कर रखें, हम लोग बाकी फाइट्स को संभालते हैं। आपको मेन होली गार्ड्स हैं उनसे फाइट करना होगा जो 6वें फ्लोर के होंगे। तो मैं इस बार फाइट करने के लिए चाहूंगी। तो वहाँ पर यांग वेंग झाओ भी इंगर के सपोर्ट के लिए आ जाता है कि मैं भी इंगर के साथ जाऊंगा। तो वहाँ पर जो सैर होती है वह कहती है तो ठीक है आप लोग अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो 4थे फ्लोर के होली गार्ड्स होंगे जो होंगे 6th एंड 5th होली गार्ड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो वहां पर वो लोग कहते हैं ठीक है हम अपना ध्यान रखेंगे। इसी के साथ यांग वेंग शाओ और इंगर 4थे फ्लोर के टेस्ट के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग आगे बड़ी होते हैं तभी आसमान में एक आइस और एक फायर की ऐसे गोला दिखाया जाता है और वहां पर 2 होली गार्ड्स काफी ज्यादा आइकॉनिक और कूल एंट्री मारते हैं। ये दोनों ही जब देखते हैं कि इस बार दोनों होली गार्ड्स एक साथ आ रहे हैं तो वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें 2 लेवल 9 के कल्टीवेटर्स को एक साथ सामना करना होगा। यहाँ पर जो फायर वाला होली गार्ड होता है वो अपने बहुत ही ज्यादा बड़ा सा गोला बना होता है और सीधे ही इंगर की तरफ कर देता है अटैक। लेकिन वहां पर जो मैकडल होता है बड़े से बिस्ट में कन्वर्ट होता है और सीधे ही एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर गोले को काट पीट कर रख देता है। लेकिन ये फायर वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैकडल के पैर में भी एकदम आग लग चुकी थी जिसे इंगर बढ़िया से बुझाती और कहती है ये दोनों होली गार्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। इसी के साथ जो आइस वाला होली गार्ड होता है वो सीधे यांग वेंग शाओ पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो यांग वेंग शाओ होता है वो भी उस होली गार्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यांग वेंग शाओ उड़ जाता है। यांग वेंग शाओ भी गुस्से में उस होली गार्ड की तरफ देखता है। होली गार्ड फिर से यांग वेंग शाओ पर अटैक करता है लेकिन यांग वेंग शाओ इस बार काफी ज्यादा कूल सा स्टंट कर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पर जो फायर वाला होली गार्ड्स होता है वो एक बड़ी सी फायर वाली संरचना बनाता है और बहुत सारे गोले सीधे इंगर की तरफ कर देता है जहां पर इंगर मैकडल के साथ उन सभी अटैक्स को डॉस करने लगती है। फिर यहाँ पर जो यांग वेंग शाओ होता है वो इंगर को एक इशारा देता है। तो वहाँ पर जो इंगर होती है वो भी उसे इशारे में कुछ कहती है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं जहां पर दोनों ही होली गार्ड्स उन पर धड़ाम धुड़ुम अटैक कर रहे होते हैं और दोनों ही होली गार्ड्स एक
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जहाँ पर यांग वेंगजाओ 2 पोर्टल्स को ओपन करता है। एक पोर्टल रास्ते द्वारा जो आइस वाला होली गार्ड का अटैक होता है वो सीधे फायर वाला होली गार्ड्स पर करवा देता है, और फायर होली वाला गार्ड का अटैक है सीधे आइस वाले होली गार्ड्स पर करा देता है। मतलब दोनों का अटैक दोनों से ही टकराता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है, जिसमें वो लोग कहते हैं क्या हम लोग सफल हो गए, ये दोनों होली गार्ड्स हार चुके हैं क्या। लेकिन उस धमाके के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी आइस स्वाड आकर सीधे यांग वेंगसाओ से टकराती है। यांग वेंगसाओ कहता नहीं ये लोग अभी भी जिंदा है, और दोनों ही फिर से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं, जहाँ पर जो इंगर होती है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। यांग वेंगसाओ और इंगर दोनों के सामने ही ये दोनों होली गार्ड्स आते हैं और कहते हैं तुम लोग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, बट अभी तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, तो तुम लोग हमारा सामना नहीं कर सकते, तो चुपचाप यहाँ से हार मानो और हार मानकर यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी, वरना तुम और भी ज़्यादा हमारे हाथों पिटने वाले हो। तो वहाँ पर जो इंगर होती है वो यांग वेंगसाओ की तरफ देखती है और कहती है हमें ये करना होगा। तो वहाँ पर जो यांग वेंगसाओ होता है वो कहता है ठीक है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, अपनी पूरी कोशिश करना। इंगर कहती है ठीक है। इसी के साथ जो इंगर होती है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिवाइन फॉर्म लेती है, जो एक होता है बीस्ट गॉड का डिवाइन फॉर्म है। इंगर की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से बढ़ने लगती है। इंगर यांग वेंगसाओ से बोलती है यांग वेंगसाओ मैं अपने बीस्ट गॉड डिवाइन डिसेंडेंट की पावर्स का यूज़ करते हुए तुम्हारी पावर्स को टेम्परेरी लेवल 9 की तरफ पुश कर रही हूँ। इसी के साथ इंगर अपनी पूरी ताकत लगा देती है और यांग वेंगसाओ के स्ट्रेंथ को टेम्पररी लेवल 9 तक पहुंचा देती है, जिससे यांग वेंगसाओ की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है। इंगर बोलती है यांग वेंगसाओ अपनी पूरी कोशिश करो और ख़त्म कर दो, हमें कैप्टन को वापस जिंदा करना ही होगा। इसी के साथ दोनों होली गार्ड्स भी यांग वेंगसाओ पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हैं। वो लोग भी जान चुके थे कि यांग वेंगसाओ की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो यांग वेंगसाओ होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा कूल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। देख रहे हैं पीछे एकदम बड़ी सी बिस्ट गॉड डिवाइन डिसेंडेंट की पावर होती है और एक खतरनाक सा ब्लैक होल वाला अटैक है। क्या ही अटैक होता है, दोनों के दोनों होली गार्ड्स एक ही झटके में वहां पर खत्म हो जाते हैं और ये लोग चौथे फ्लोर को भी पास कर जाते हैं। ये सारी अनाउंसमेंट हो जाती है। फिर जो इंगर होती है वो उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर्स का यूज़ कर दिया होता है, जिसकी वजह से इंगर भी तुरंत वहाँ पर बेहोश होती है। यांग वेंगसाओ से रोक लेता है, तो वहाँ पर इंगर बोलती है हम लोग सफल हुए। वहाँ पर जो यांग वेंगसाओ होता है वह कहता हाँ हम लोग फाइनली सफल हो चुके हैं। तो फिर जो बाकी टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग भी उनके पास आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जो रोबोट होता है वो शायर को बताता है कि आप लोगों ने 4 फ्लोर को पास कर लिया है, लेकिन 5वां और 6वां फ्लोर ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर फ्लोर होने वाले हैं, तो क्या आप लोग सच में रेडी हैं। तो शायर भी कहती है हाँ हम लोग रेडी हैं। इस पार्ट में जो शायर है वो टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है और उसके सामने टावर ऑफ इटर्निटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल होली गार्ड फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड है। इन दोनों के पास ही डोमेन की पावर थी। डोमेन की पावर एक कल्टीवेटर को तभी मिलती है जब उसकी कल्टीवेशन 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर जाती है। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों होली गार्ड्स कितने ज़्यादा पावरफुल थे। शायर के पास जितने भी टीममेट्स बचे हुए थे उनके साथ सीधे वो होली गार्ड्स पर अटैक करती है, लेकिन ये होली गार्ड बहुत ही आसानी से शायर के सभी टीममेट और शायर को भी पीछे ढकेल देते हैं। शायर समझ जाती है कि भाई इन होली गार्ड्स को ऐसे नहीं हराया जा सकता, क्योंकि टावर ऑफ इटर्निटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल होली गार्ड हैं। वहाँ पर जो शायर होती है वो अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखती है और कहती है मेरे पास एक टेक्निक है। दरअसल गाइस शायर के पास जो भी स्पिरिचुअल स्टोव है और डेथ गॉड का जो इनसे इनहेरिटेंस प्राप्त है उससे शायर को एक टेक्निक मिली है। उस टेक्निक का जब शायर यूज़ करेगी ना तो उसके सभी टीम मेंबर की वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लेगी। तो वह उनसे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मांगती है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचिन के सभी टीम मेंबर्स भी हाँ में सिर लाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका कैप्टन जिंदा हो। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करती है। वह हान यू लिनसिन और सभी लोगों की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेती है और इसी के साथ शायर को ना 1 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। लेकिन गाइस शायर ने सभी टीम मेंबर्स की बॉडी से उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से ना जो बाकी लोग थे
वो उनके पास इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि वो सही से खड़े भी हो सके, उठ भी नहीं पा रहे थे ना। वो लोग समझिए एकदम थक चुके थे, उनके पास अब कुछ भी एकदम ताकत होकर नहीं बची थी। अगर इनके पास कोई नॉर्मल बंदा भी आ जाना चाकू लेकर तो इनको जान से मार सकता था, लेकिन शायर की बॉडी से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक अनलिश होती है। साथ ही साथ यहाँ पर शायर दैट गॉड की इनहेरिटेंस की भी पावर्स का यूज़ करती है और काफ़ी ज़्यादा एक आइकॉनिक लुक देती है। शायर इस दैट गॉड की पावर्स के साथ इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड से बहुत ही ज़्यादा भयानक बैटल लड़ती है। खड़ा लड़ाई पर लड़ाई होती जा रही थी। लास्ट में जो शायर होती है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक टेक्निक का यूज करती है। इस टेक्निक का नाम था गाइस 7 आर्ट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ। शायर के पास गाइस गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस भी प्राप्त है। साथ ही साथ शायर ने बचपन से एक टेक्निक सीखी थी गाइस, आपने देखा होगा, इसीलिए तो शायर को असैसिन टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता था और शायर को उस टेक्निक को सिखाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था और इस टेक्निक का नाम था 7 आर्ट्स ऑफ गॉड ऑफ डेथ। और जब भी शायर इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके एक सेंसेस कोई ना कोई चले जाते थे। आपको याद आया टेक्निक? और गाइस इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे, लेकिन शायर ने कभी भी ना फर्स्ट और सेकंड मूव से ज़्यादा इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए वो इस टेक्निक का यूज़ करती है और वो कहती है या तो आज लॉन्ग हाउचन जिंदा होगा या मैं भी मर जाऊंगी। इसी के साथ जो शायर होती है उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक है डेथ क्यूआई निकलती है और साथ ही साथ है शायर 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड है। इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे, तो शायर 6 मूव्स का लगातार यूज करती, जिनमें से पहले मूव का नाम था डेथ इन चाइल्डहुड, सेकंड मूव का नाम था क्लिंसिंग ऑफ डेथ, तीसरे मूव का नाम था डेथ ऑफ स्क्रीम और चौथे मूव का नाम था डेथ ऑफ गॉड किस, पांचवें मूव का नाम था डेथ ऑफ साइलेंट एनिहिलेशन और छठे मूव का नाम था डेथ इन जनरी। और गाइस शायर इन 6 टेक्निक्स को एक साथ मिला देती है और उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा भयानक ऑरा और उसके पीछे डेथ ऑफ गॉड की एक काफ़ी ज़्यादा भयानक आकृति दिखती है। इतना ज़्यादा शायर का पावरफुल अटैक होता है ना, मतलब ऐसे एकदम किसी गॉड की तरह लग रही होती है और उसके पीछे जो डेथ ऑफ गॉड की आकृति दिखाई देती ना, क्या ही कहना था। शायर जब इस अटैक का यूज़ करती है तो वहाँ पर जो सामने फर्स्ट और सेकेंड होली गार्ड थे वो भी अपनी पूरी डोमेन की पावर लगा देते हैं कि भाई हाँ डोमेन। बट गाइस शायर का 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड में जो उसने 6 टेक्निक्स को कंबाइन कर अटैक किया था भाई, ये इतना ज़्यादा भयानक होता है ना कि उन दोनों होली गार्ड्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी जो शायर होती है वो 6वें फ्लोर को भी क्लियर कर लेती है और जो शायर होती है वो आसमान से गिरने लगती है और कहती है लॉन्ग हाउचन मैं तुम्हें बचा लूँगी, और शायर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और गाइस यह बैटल इतना ज़्यादा भयानक था ना कि इसमें शायर के सारे सेंसेस चले जाते हैं, यानी ना शायर देख पा रही है, ना सुन पा, ना ही स्मेल कर पा रही है, उसके सारे सेंसेस चले गए थे। आपको गाइस याद होगा 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड जब भी शायर इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके कोई ना कोई सेंसेस चले जाते थे, जैसे उसको दिखाई नहीं देता था, कभी कभी कोई सुनाई बंद हो जाता था। आपने पिछले एपिसोड में ऐसा बहुत बार देखा होगा। लेकिन गाइस शायर ने इस बार इतनी ज़्यादा भयानक बैटल लड़ी है ना लॉन्ग हाउचन के लिए कि उसके सारी के सारी सेंसेस चले गए। शायर के पास केवल एक ही सेंस है बचा हुआ है, वो है महसूस करने का। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस समय शायर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी बॉडी में जो भी ताकत वोकत थी वो सब खत्म हो गई थी। आसमान से ऐसे गिर रही थी शायर और उसके टीममेट्स भी चिल्लाते शायर, लेकिन शायर अपनी मतलब उसको सुनाई कुछ भी दे ही नहीं रहा था। अब 7वां फ्लोर वो कैसे पार करेगी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा भयानक सीन है ना। बट गाइस जो 6वां फ्लोर होता है उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरी और पवित्र रोशनी बाहर निकलती है। यह रोशनी होती है ना वो शायर लॉन्ग हाउचन के सभी टीममेट्स पर गिरती है, जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स धीरे धीरे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन कर लेते हैं और यह स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि शायर के जो सारे सेंसेस चले गए थे वो सारे सेंसेस और उसकी सारी पावर उसे वापस लौटा देती है। यानी गाइस शायर अब फिर से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसे सब कुछ दिखाई सुनाई सब कुछ दे रहा होता है। यानी गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस जानता था कि उसके टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 6वें फ्लोर को पार करेगा
वह इतना ज़्यादा घायल हो जाएगा ना कि वो एकदम चल उल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा भयानक घायल हो जाएगा। लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स भी अपने आप को रिकवर करते हैं और वो लोग सारे लोग 10 मिनट के अंदर ही एकदम बढ़िया से रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है कि भाई चलो। तभी वहाँ पर जो हरी बाल वाला लिनशिन होता है वह कहता है क्या हम जीत गए, क्या अब कैप्टन जिंदा हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो हानि होता है वह कहता है नहीं, देखो यहाँ पर सारे लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन लॉन्ग हाउचन की बॉडी में जो अभी छेद है वो एकदम अभी वैसा ही वैसा है। उस जो रोशनी है उसकी बॉडी पर सारी स्पिरिचुअल घावों को ठीक तो करे, लेकिन डीमन गॉड एम्पर द्वारा जो लॉन्ग हाउचन की बॉडी में उसका दिल चीर कर रख दिया गया है, उसे वो रोशनी भी ठीक नहीं कर पा रही है। यानी हमें 7वें फ्लोर पर जाना होगा। और फिर वहाँ पर जो सैर होती है वह कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, बट आखिर हम लोग 7वें फ्लोर तक जाएंगे कैसे, 7वें फ्लोर की कोई सीढ़ी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, और ये लोग बढ़िया से यहाँ पर अभी भी रोशनी मौजूद थी तो उससे अपने आप को बढ़िया से रिकवर करने लगते हैं। 12 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। 12 घंटे बाद फाइनली बधाई हो, तुम लोग 6वें फ्लोर को पार कर चुके हो और विरासत पाने के लिए योग्य बन चुके हो। लेकिन अभी भी एक टेस्ट बाकी है। ये तुम्हारे सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है और ये रहा चाबी। और गाइस शायर के सामने एक चमचमाती हुई चाबी प्रकट हो जाती है। वहाँ पर वो आवाज़ बोलती है जो गॉड इलेक्ट्रोलस की होती है कि इस दरवाजे को खोलो और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तुम उस सीढ़ियों रास्ते 7वें फ्लोर पर आओ जहाँ तुम मेरी विरासत को हासिल कर सकते हो। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं होगा। सीढ़ियों पर तुम जैसे पहली सीढ़ी चढ़ोगे तुम्हें अपना घुटना रखकर मेरे सामने झुकना होगा, और फिर जैसे तुम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ोगे वहाँ पर भी अपना घुटना रखकर झुकना होगा। यानी कि जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उसमें चलना है और फिर गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने झुकना है। लेकिन गाइस शायर लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इसलिए वह इस शर्त को भी मान लेती है। और यहाँ पर अगर शायर को कोई ये भी बोलता कि लॉन्ग हाउचन को बचाने का केवल एक ही उपाय है, तुम्हें अपना दिल चीर कर लॉन्ग हाउचन के सीने में लगाना होगा, तो शायर बिना एक पर झिझके तुरंत अपना सीने से दिल निकाल कर लॉन्ग हाउचन के शरीर में लगा देती। और गाइस इसका सबूत आपको आगे जब शायर सीढ़ियों पर चढ़ेगी तब पता चलेगा। तो फिर वहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचन को फिर से अपने पीठ पर बांध लेती है और जो उसके पास चाबी था उससे दरवाजे को ओपन करती है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। दरवाज़ा तो कहीं था ही नहीं, जैसे अनंत सीढ़ियाँ थी। वहाँ पर जो शायर होती है वो सीढ़ी पर एक कदम अपना रखती है और फिर वह घुटने के बल आकर वो पहली सीढ़ी पर झुकती है और सेकंड सीढ़ी पर वह एंटर करती है। बट वहाँ पर शायर एक बात नोटिस करती है, जो शायर की सारी टीम मेंबर्स है ना वह इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। केवल शायर और लॉन्ग हाउचन ही इस सीढ़ियों पर चढ़ पा रहे हैं। वो लोग ट्राई तो किए थे बट जो सुरक्षा कवच नहीं था ऐसे सीढ़ियों पर लगा हुआ वो लोग को बाहर फेंक दे रहा था। यानी गाइस इस सीढ़ी पर केवल शायर थी और उसके पीछे लॉन्ग हाउचन। वहाँ पर गाइस एक बात और नोटिस करती है शायर, जैसे ही शायर ने इस सीढ़ियों पर कदम रखा था ना उसकी सारी पावर चाहे कोई भी स्पिरिचुअल पावर हो सब की सब गायब हो चुकी है। मतलब शायर अब यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। वो अपनी पीठ पर लॉन्ग हाउचन को लादी हुई थी जो 80 किलो का था। हाँ यहाँ पर शायर के पास अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और बाकी कल्टीवेशन पावर होती तो शायर इस लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर बहुत दूर तक चली जाती, बट उसके पास कोई भी पावर नहीं है। भाई वो एक साधारण सी लड़की बन चुकी है। उसने लॉन्ग हाउचन की 80 किलो वजन को ऐसे टांगा हुआ है और सीढ़ियों पर जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी आसमान से उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर लग रहा था। और इस प्रेशर की वजह से एकदम समझे काय डगमगा एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। शायर फाइनली 20वीं सीढ़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन भाई अब उस पर इतना ज़्यादा भयानक प्रेशर हो रहा था ना कि वो अपना ऐसे कदम भी नहीं उठा पा रही थी। और शायर समझे एकदम पसीना पसीना जैसे उसको चक्कर आ जाएगा। बट वह वहाँ पर केवल एक ही शब्द बोल रही थी, लॉन्ग हाउचन को मैं जीवित कर रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों न निकल जाए। इसी शब्द के बोलने के बाद वही फिर से आगे बढ़ने लगती है और फाइनली वह 30वीं सीढ़ी तक पहुँच जाती है। भाई 30वीं सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते ना जो शायर का घुटना था उसके अंदर से एकदम छिला उला गया था, खून उन बह रहा था। क्यों गाइस शायर को हर सीढ़ी पर पहुँचने के बाद
घुटने पर आकर झुकना था और आसमान से जो प्रेशर पड़ा था उसकी वजह से जब झुकती है ना तो ऐसे पूरा रगड़ा उगड़ा जा रहा था, कैसे कैसे पकड़ कर ऐसे खड़े उड़े हो रही थी भाई। उसका पूरा घुटना एकदम छिल चुका था। जो लॉन्ग हाउचिन के बाकी टीम मेंबर्स थे वो भी बाहर से देखते हैं, वो लोग भी शौक थे कि भाई ये हो क्या रहा है। सर जो एक लेवल 8 की कल्टीवेटर है और जिसने यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा दिया, वो आखिर लॉन्ग हाउचिन को अपनी पीठ पर टांग कर सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पा रही है। फिर उन लोग को एहसास हो जाता कि भाई जैसे शायर ने सीढ़ियों पर कदम रखा था, शायर की सारी कल्टीवेशन चली गई है और ऊपर से उस पर आसमान से प्रेशर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे शायर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर है। और गाइस वो लोग देखते हैं ना जैसा शायर सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी ना, सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की थी कुछ सीढ़ियाँ लाल हो गई थी और उन लोग को एहसास होता भाई शायर का खून है, मतलब इतना सादा उसका खून बच चुका था कि सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की कभी थी वो एकदम लाल लाल दिख रही थी। और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं शायर के लिए, बट वो लोग शायर के लिए चिल्लाते हैं शायर तुम कर सकती हो, शायर तुम कर सकती हो, ताकि शायर का जोश बना रहे। और वहाँ पर जो गाइस शायर होती है वो भी चिल्लाती है मैं लॉन्ग हाउचिन को जिंदा कर आऊँगी। इसी के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, 40 सीढ़ी, 50 सीढ़ी, 60 सीढ़ी, 70 सीढ़ी, 80 सीढ़ी। और क्या जैसे शायर 80 सीढ़ी पर चढ़ती है ना भाई उसको एकदम चक्कर आ जाता है, मतलब इतना सादा उसका खून ऐसे बह हो रहा था ना कि भाई तुरंत वो ज़मीन पर गिर जाती है, सीढ़ियों से डुगुर जाती है। इसने होता है घुटने पर आई थी, चक्कर बेहोश हो गई थी। लेकिन गाइस कुछ 2-3 सीढ़ियाँ शायर ऐसे डुगरी थी बट वो ऐसे सीढ़ी को पकड़ लेती है ऊपर से और ज़्यादा नीचे नहीं जाती है और फिर पकड़े बेहोश हो जाती है, मतलब सीढ़ी को छोड़ती नहीं, ऐसे पकड़े हुए बेहोश थी। शायर की बॉडी से इसमें बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था और शायर 1 घंटे तक लगातार बेहोश रहती है। लॉन्ग हाउचिन को जो सभी टीम मेंबर्स हैं उसे शायर को देखकर गॉड इलेक्ट्रोलस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लोग दरवाज़ा पीटते हैं, खोल हमें भी अंदर आने दे, हम भी मदद कर देंगे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि भाई दरवाज़ा नहीं सील लगा हुआ था, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सीढ़ियों पर, तो वो लोग केवल दरवाजे को पीट रहे थे, खोल गाली वाली बक रहे थे कि खोल इलेक्ट्रोलस खोल। बट गाइस उनके पीटने और चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता। शायर फाइनली फिर से 1 घंटे बाद अपनी आंखें खोलती है और फिर से किसी तरह सीढ़ियों पर बैठती है, सीढ़ियाँ थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा था। और फिर वह कहती है मैं लॉन्ग हाउचिन को जीवित कर रहूँगी। इसी के साथ शायर फिर से खड़ी होती है और फिर से लॉन्ग हाउचिन को बढ़िया से पकड़ती है और फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। गाइस फाइनली शायर 200 सीढ़ियाँ चढ़ती है और इन 200 सीढ़ियों चढ़ने तक वो 7 बार बेहोश होते हैं। लेकिन जब भी वह बेहोश हो रही थी ना सीढ़ियों को ऐसे पकड़ ले रही थी, मतलब बेहोश होने से पहले कि भाई नीचे ना गिरूँ। और भाई 7 बार बेहोश हुई थी और 200 सीढ़ी बाद जब वो बेहोश हुई थी ना 7 घंटे बाद उसकी आंखें खुली थी। गाइस इन 200 सीढ़ियों तक चलने तक ना शहर के पीछे जो भी सीढ़ियाँ था एकदम लाल लाल थी, क्योंकि वो बार बार मतलब 7 बार गिरी थी। उसका सर भी ऐसे फट चुका था, खून ही खून बह रहा था, पैर की जो हड्डियाँ थी वो भी दिख रही थी, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बन चुका था, आसमान से भी प्रेशर, लॉन्ग हाउचिन का भी वेट है। लेकिन वो हार नहीं मान रही थी, इसे पकड़ कर चढ़ रही थी। भाई इतना ज़्यादा दर्दनाक वाला सीन था ना, जिससे देखकर लॉन्ग हाउचिन के टीममेट्स को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कायर के लिए दुख हो रहा था और वो लगातार दरवाजे को पीट रहे थे। वहाँ पर वो जो मैगडल जिसके पास नहीं है, जो किसी का भी रूप धारण कर लेता है, वो लड़की तो ना शायर का मतलब इतना ज़्यादा भयानक खून वाला दृश्य ही नहीं देख पाते, बेहोश हो जाती है। लेकिन 7 घंटे बाद जब शायर की आंखें खुली थी ना तो वो फिर से किसी तरह जोश ऐसे मतलब अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, शायर ऐसे लेटी हुई थी सीढ़ी पर। लेकिन वह देखती है कि 10 सीढ़ी बाद एक ऐसे दरवाज़ा है, तो शायर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके अंदर एक और होप आ जाती कि फाइनली 200 सीढ़ियों चढ़ने के बाद 10 सीढ़ी और फिर वहाँ पर वो दरवाज़ा जहाँ से मैं 7वें फ्लोर पर एंटर कर सकती हूँ। इसी के साथ वह किसी तरह रेंगते ओंगते लॉन्ग हाउचिन को पीठ पर लाते कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द में ना वह उस गोल्डन दरवाजे तक पहुँच जाती है और कहती है मैं लॉन्ग हाउचिन को जिंदा कर रहूँगी। मतलब गाइस एकदम खून ही खून, पूरा लाल हो चुकी थी खून से शायर, बट वह अपनी पूरी ताकत लगाकर 10 सीढ़ी और चढ़ती है और वह गोल्डन दरवाजे को टच करके ही कहती है लॉन्ग हाउचिन मैं तुम्हें जिंदा कर लूँगी। बट गाइस जैसे ही उस गोल्डन दरवाजे को टच करती है गोल्डन दरवाज़ा गायब हो जाता है और 10 सीढ़ी बाद दिखाई देता है।
जिसे देखकर लॉन्ग हाउचिन के टीम मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके सामने जो सीढ़ियों पर फॉर्मेशन लगी हुई दरवाजा था उस पर पीटने लगते हैं कि भाई तूने ये क्या किया। वह किसी तरह से 10 सीढ़ी तक पहुंचकर गोल्डन दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, तूने 10 सीढ़ी और आगे कर दिया। मतलब पीटने उठने लगते हैं, गंदी गंदी गालियाँ इलेक्ट्रोलस को देने लगते हैं, भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब सार इतनी ज़्यादा घायल थी, फिर से 10 सीढ़ी ऊपर चला गया। बट गाइस सार होप नहीं छोड़ती है। गाइस आगे क्या होगा, यह सीन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूँगा। और गाइस इस पूरे एपिसोड्स को बनाने में ना मैंने 30 से भी ज़्यादा चैप्टर्स को पढ़ा है, तो एक लाइक तो बनता ही। मैं चाहता तो अगर इस एपिसोड को 1 घंटे का बना सकता था, बट मैंने इसमें बहुत सारी फाइट्स को हटा दिया, आप भी इससे बोर हो जाते। इसलिए थोड़ा सा मैंने इस एपिसोड में रोमांचक वाली चीज़ें रखी हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग सुपर चैट्स भी दे सकते हैं। जो भी बंदे सुपर चैट्स देंगे मैं उनका नेक्स्ट एपिसोड में नेम भी लूँगा। और सैर जैसी सच्ची दिल वाली लड़की के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। तो थैंक यू।